गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर सिस्टम एनालिसिस सब्जेक्ट। ठीक है, अब पावर सिस्टम एनालिसिस जैसा कि नाम बता रहा है आपको, इसमें आपने क्या पढ़ेंगे कि पावर सिस्टम जो है दैट वेरीज फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम जनरेशन एंड एंड्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसमें बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको उस पूरे पावर सिस्टम का एनालिसिस करना है। ठीक है, अब एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पावर सिस्टम जो भी है मेरा उसका नेटवर्क डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल डोमेन में या फिर पावर सिस्टम डोमेन में एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि हमें वोल्टेजेस पता हो नोड्स पे, ब्रांचेस में करंट पता हो, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कितनी फ्लो कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है, कौन से नोड पे कितना पावर एंगल है, ये सारी चीजें पता हो। ठीक है, तो उसके लिए नेसेसिटी है किस चीज की, एक नेटवर्क की। ठीक है, तो इस जो ये चैप्टर है यूनिट 1 आपका, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक पावर सिस्टम जो हमारे पास है, इधर ये वो बैलेंस्ड पावर सिस्टम है या अनबैलेंस्ड पावर सिस्टम है, तो उसका सर्किट कैसे डिजाइन करें। ठीक है, तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हम लोग कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उस सर्किट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है इस यूनिट में, पर यूनिट सिस्टम एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे वोल्टेज है, करंट है, एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, सबके सारे ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हर एक पॉइंट हर एक नोड पे। ठीक है, हर एक नोड पे या फिर हर एक ब्रांच में। तो हमको क्या करना है, हमको इस सिस्टम का एनालिसिस करना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हर नोड पे वोल्टेज स्पेसिफाई करें कि वो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट या फिर V इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड एक्टिव पावर इज इक्वल टू समथिंग 10 मेगावाट, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 10 MVA। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर चीज को एक यूनिटलेस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो उस यूनिटलेस क्वांटिटी को कहते हैं पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम मतलब अगर मैंने मान लीजिए मेरा एक नोड पे वोल्टेज है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, अगर मैंने उसी वोल्टेज को एक सेम अदर मैग्नीट्यूड के वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स इट बिकम्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो उस यूनिटलेस क्वांटिटी को पर यूनिट वैल्यू बोलेंगे, किस चीज की, वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ये नहीं करना कि अब जैसे कि एब्सोल्यूट सिस्टम में होता है, जैसे कि नॉर्मल सिस्टम में होता है कि मैं वी को अलग से रिप्रेजेंट करूं। जैसे ट्रांसफार्मर का केस ले लो, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में मेरा वी है 10 वोल्ट, सेकेंडरी साइड में वी है 20 वोल्ट। तो मैंने अलग अलग इसको रिप्रेजेंट किया, फिर मैं अलग अलग इसको सॉल्व करूं। प्राइमरी को अलग, प्राइमरी का अलग नेटवर्क होगा, सेकेंडरी का अलग नेटवर्क होगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं अलग अलग सॉल्व करूं, फिर इधर सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर करूं या प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर करूं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ओके, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम ट्राई करते हैं कि हम लोग पर यूनिट क्वांटिटीज लें। पर यूनिट क्वांटिटीज मतलब मैं हर चीज को, हर क्वांटिटी को एक सेम उससे एक यूनिक क्वांटिटी से, सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर पाऊं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे देखेंगे ये चीज और क्लियर होगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब हमारा नॉर्मल पावर सिस्टम जिसमें बहुत सारे वोल्टेजेस हैं, करंट्स हैं, और सबको हम लोग उनकी यूजुअल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट और करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, अब इस सिस्टम पर ड्रॉबैक क्या है, देखो ये फर्स्ट केस कंसीडर करो। फर्स्ट केस में क्या है, एक ऑल्टरनेटर है जो कनेक्टेड है बस बार से। बस बार या फिर आपका बस बार के साथ ही एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी है, जो ये एरो जो है ये उस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, और ऑल्टरनेटर जो है उसकी वैल्यू 11 kV। अब मुझे अगर इसका डायग्राम बनाना है, इसका सर्किट एनालाइज करना है, तो वो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग लेवल क्या है, सिर्फ 1 है। इसमें हमें जनरेटर को रिप्रेजेंट करना है, जो भी उसको इक्विवेलेंट वैल्यूज होती है। मतलब जनरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
आप लोगों ने पावर सिस्टम 1 में वैसे पढ़ा होगा, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जनरेटर को अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, एंड इफ द रेजिस्टेंस इज रियली लो, in case of generator it usually happen that the resistance is really low, so what we do, we neglect the resistance and only consider the reactance in series with the voltage source, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सर्किट बनाना है तो वो बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स बनाया, उसके सीरीज में एक रिएक्टेंस लगाया, और जो सप्लाई कर रहा है एक लोड को, ये जो चीज है ये इसको हम लोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोड में भी इधर योर रेजिस्टिव लोड, रिएक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन बहुत इजी है एब्सोल्यूट सिस्टम में। लेकिन अब ये दूसरा केस कंसीडर करो। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमने क्या लिया, एक ऑल्टरनेटर जो 11 केवी का है, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो 11 केवी को 132 केवी में ट्रांसफर कर रहा है, और ये जो 132 केवी है ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट हो गए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड के सबस्टेशंस में लगे होते हैं, वहां पे पहुंचा, तो वहां से ये अगेन स्टेप डाउन हुआ 132 टू 400 वोल्ट, और फिर ये गया हमारे लोड में, लोड मतलब अपने घर में, ठीक है। तो यहाँ कितने वोल्टेज लेवल हो गए, एक वोल्टेज लेवल हो गया 11 केवी का, सेकेंड वोल्टेज लेवल हो गया 132 केवी का जो ट्रांसमिशन का है, थर्ड वोल्टेज लेवल हो गया 400 वोल्ट का। तो इस सर्किट को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो मेरे कितना सारा मेरे नेटवर्क बनेंगे। एक नेटवर्क कैसा बनेगा, ऑल्टरनेटर का हमने बनाया, जिसमें वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रिएक्टेंस दैट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी फेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन अगेन द सेकेंड नेटवर्क इज where the secondary terminal, that is the terminal at 132 kV is connected to the transmission line, and the transmission line is again connected to step down primary phase or primary terminal step down transformer, and the third phase is where the 400 volt, that is the secondary terminal of step down transformer is connected to load. So अब इस सर्किट को सॉल्व करने का आप लोग बस सोचिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले ये जो 400 वोल्ट वाला रीजन है इसको ट्रांसफर करेंगे 132 केवी वाले रीजन में, ठीक है। कैसे, आप लोगों ने मशीन्स में पढ़ा होगा, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी में कैसे ट्रांसफर करते हैं, स्टेप रेशियो से, जो भी आपका ए होता है, जो रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ठीक है। लाइकवाइज आप प्राइमरी को कैसे ट्रांसफर करते हैं, सेकेंडरी साइड में, ठीक है। तो वही मेथड हम लोग यहाँ अडॉप्ट करेंगे अगर हम लोग एब्सोल्यूट सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 400 वोल्ट वाला जो रीजन है उसको हमने 132 केवी में कन्वर्ट किया। फिर ये जो कंबाइंड रीजन होगा 132 और 400 वोल्ट वाला रीजन, उसको हम लोग 11 केवी में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद जो नेटवर्क बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर ये हो सकता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें ये सारे वोल्टेज जो स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज लेवल हो उसको मैं एक ही वोल्टेज, एक ही इम्पिडेंस से या वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर पाऊं। सो मेरा जो सर्किट बनेगा, उस केस में जो सर्किट बनेगा वो कैसा सर्किट होगा, जिसमें मैंने ऑल्टरनेटर को रिप्रेजेंट किया एक सोर्स से, voltage source in series with the reactance, and that is going to the step up transformer that is represented by reactance of the value that is calculated by the parameters of transformer. Again that is going to the transmission line which is also represented by the reactance, and then again the transformer and load. So ये एक बहुत ही easy circuit होगा जिसमें सिर्फ एक सोर्स होगा आपको ऑल्टरनेटर को, और बाकी सारी जो भी आपके कंपोनेंट्स है उसको हमने रिएक्टेंस से शो कर दिया, ठीक है। तो अब इस सर्किट को, जो भी सर्किट होगा उसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमने पर यूनिट सिस्टम निकाला। पर यूनिट सिस्टम मतलब, पर यूनिट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को पर यूनिट वैल्यूज से चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर वोल्टेज है या मेरी करंट है उसको मैं
किसी एक बेस वोल्टेज से या किसी एक बेस करंट से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा क्वांटिटी आएगी वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी जिसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मीनवाइल इसमें एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान देना है और आपको आंसर ढूंढना है उसका। आई विल बी आस्किंग इन नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जो ट्रांसमिशन लेवल है वो 132 kV है, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटर जो जनरेट करता है वो 11 kV जनरेट कर रहा है। ऐसा हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑल्टरनेटर से ही 132 kV जनरेट करा लें, ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ बच जाएगा। ओके, तो ट्रांसफार्मर बच जाएगा तो कैलकुलेशन भी बच जाएगी। या फिर हम ऐसा करें कि ऑल्टरनेटर से सीधे 400 वोल्ट ही जनरेट कराएं, तो सीधे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लें जनरेटिंग स्टेशन से लोड स्टेशन में। ठीक है, हमने ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स क्यों बनाए कि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि जनरेशन हम लोग कम वोल्टेज लेवल पे करेंगे और ट्रांसमिशन हम लोग हाई वोल्टेज लेवल पे करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कम वोल्टेज लेवल पे करेंगे। ऐसा क्यों? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर ऐसे ही इट्स अ जनरल थिंग? ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो अब आते हैं अपने पर यूनिट सिस्टम में। तो पर यूनिट सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जो वो एक्चुअल वैल्यू है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब वोल्टेज, करंट, पावर, एनीथिंग दैट इज डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू ऑफ सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे आओ एब्सोल्यूट सिस्टम, आपको पता है एब्सोल्यूट सिस्टम में हर चीज दी होगी, वोल्टेज, करंट। ये अब उसको हमें पर यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। मान लो एक नेटवर्क है जिसमें दो मशीन्स हैं हमारे पास, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 का भी वोल्टेज और करंट दिया है, मशीन 2 का भी वोल्टेज और करंट दिया है। अब इस पूरे सिस्टम को मुझे पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, इन दोनों में से किसी भी एक वोल्टेज और एक करंट वैल्यू को मैं अपनी बेस वैल्यू मान लूंगी। ठीक है, तो पर यूनिट करंट I1 कितना होगा, पर यूनिट में निकाल रही हूं मैं मशीन 1 की क्वांटिटीज को। ठीक है, और मैंने बेस में क्या लिया है, बेस में भी मैंने मशीन 1 की क्वांटिटीज को ही लिया है। मैंने कहा आप बेस में किसी को भी चूज कर सकते हैं, V1 को, V2 को, या फिर I1 को, I2 को। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने जो बेस लिया है वो मशीन 1 की क्वांटिटीज लिया है। दैट मीन्स वो VB जो है मेरा वो V1 है और IB जो है I1 है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पर यूनिट क्वांटिटीज निकालूंगी, किसके लिए, मशीन 1 के लिए। ओके, तो मशीन 1 के लिए जब पर यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे तो पर यूनिट करंट कितना होगा, इसमें मैंने क्या किया, जो मशीन 1 की एक्चुअल करंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो करंट है I1, उसको मैंने डिवाइड कर दिया बेस करंट से, तो क्या वैल्यू आई, 1। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बेस वैल्यू I1 लिया है और मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड कर रही हूं, तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो जो आंसर आया 1 आया। लाइकवाइज जो वोल्टेज आया मशीन 1 का वो भी 1 आया, क्योंकि जो मैंने बेस वैल्यू ली थी वो मैंने V1 लिया था। ठीक है, अब पर यूनिट वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं ये भूल मत जाना, ये इक्वेशन यहाँ है। पर यूनिट किसी भी चीज की पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करने की इक्वेशन क्या है, एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि जो वोल्ट्स में है, जो एक्चुअल एब्सोल्यूट सिस्टम में जो हमारी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मतलब जो हमने एज्यूम की है कि हमारी बेस वैल्यू होनी चाहिए, वो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो जो आपको क्वांटिटीज दी हैं उन्हीं में से कोई क्वांटिटी ले लीजिए, या फिर अलग से भी आप कोई भी ले सकते हैं। मतलब आपको जनरलाइज करना है कि आप 100 वोल्ट अपना बेस वोल्टेज लें, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आप 100 वोल्ट अपना बेस वोल्टेज लें, तो आप 100 वोल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मशीन 1 या मशीन 2 की ही क्वांटिटी होनी चाहिए वोल्टेज की, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली अब देखो मशीन 2 में कैसे निकलेगा, मशीन 2 की पर यूनिट वैल्यूज कैसे निकलेंगी मशीन 2 की। मशीन 2 में हमने क्या किया, I2 कैसे निकला, I2 डिवाइडेड बाई IB। अब IB क्या है, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमने क्या चूज की है, मशीन 1 की करंट, तो I2 पर यूनिट क्या हुआ, I2 बाई I1 पर यूनिट। लाइकवाइज पर यूनिट वोल्टेज क्या हुआ मशीन 2 का, V2 बाई V1 पर यूनिट। ओके, अब चलते हैं आगे। अब जैसा कि हम लोगों ने मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मैं अभी जनरेटर का डिस्कस कर रही थी कि
जो भी हम लोग जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों ही होती हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इंडक्टेंस को कैरी अज्यूम करते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना वो बहुत जो हमारा ड्रॉप होता है वो बहुत कम आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोग ऐसा डिजाइन ही करते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा एक्टिव पावर लॉस हो। रेजिस्टेंस मतलब आपका I2R लॉस, दैट इज एक्टिव पावर लॉस। तो हम अपनी मशीन्स को ऐसा ही डिजाइन करते हैं बाइंडिंग्स को कि उसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ताकि हमारा एक्टिव पावर लॉस ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पावर हम लोग जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर कर पाए, ठीक है। तो इसमें जब भी हम लोग किसी बाइंडिंग को कंसीडर करते हैं ना, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के बाद अगर मेरा एरर जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एरर जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है उसमें एरर 5% से कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि 5% के कंपैरिजन में अगर हम रेजिस्टेंस को यूज करके अपने बाइंडिंग को कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग की को एनालाइज करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोगों का जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंस एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो x क्या हुआ, V/I। अगर हम रेजिस्टेंस इंक्लूड करते तो Z होता है, यहाँ पे Z क्या होता है, R+jX, ठीक है। तो सिंस हमने रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया तो x इज इक्वल टू किसी भी वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होगा, V/I। अब x1 ओम में, ओम मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होगा, V1/I1। अगर मैं मशीन 1 की बात करूं, मशीन 1 के रिएक्टेंस की, मशीन 1 कहाँ है हमारा, ये जो हम लोग केस लिए हैं जिसमें एक सर्किट लिए हैं जिसमें 2 मशीन्स हैं। अब मुझे मशीन 1 का इम्पिडेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, V1/I1, ठीक है। ये क्या हुआ, अब इसमें भी हमने क्या किया, V1 हमने V बेस लिया था और I1 हमने I बेस लिया था, तो जो भी क्वांटिटी आई वो भी हमारी बेस क्वांटिटी होगी, बेस क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस, क्योंकि ये क्या है, XB इन ओम, तो बेस क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। लाइकवाइज हमने X2 का निकालना है। अब तो X2 का हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए V2/I2 ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंस भी पर यूनिट में निकालनी है। ऊपर हमने क्या किया था, हमने वोल्टेज और करंट पर यूनिट में निकाला था, अब हमें रिएक्टेंस भी पर यूनिट में निकालनी है। तो मशीन 1 की रिएक्टेंस पर यूनिट में कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू दैट इज X1 इन ओम डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू दैट इज XB इन ओम। तो क्वांटिटी क्या आई, 1 पर यूनिट। जब हम मशीन 2 का निकालेंगे तो मशीन 2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, X2 इन ओम डिवाइडेड बाई द बेस वैल्यू दैट इज XB इन ओम। तो जो भी क्वांटिटी आई वो हुई X2/X इन पर यूनिट, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि मान लो कि हमें X पर यूनिट दिया है, X इन ओम डिवाइडेड बाई XB इन ओम। अगर मैंने XB को V बेस और I बेस के टर्म्स में लिख दिया तो क्या वैल्यू आएगी, X पर यूनिट डायरेक्टली क्या होगा, X इन ओम। ये एक रिलेशन है, X पर यूनिट और X इन ओम का रिलेशन व्हेन VB/IB बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन, ठीक है। ये हमने यहां से डिराइव की है, ठीक है, यहां से, ओके। ठीक है, ये हमारा इम्पिडेंस हो गया। लेकिन अब क्या है, इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज और करंट जनरली स्पेसिफाई नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स होती है वो वोल्टेज और VA के टर्म्स में दी हुई होती है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर का इंडक्टेंस, हमारा मेन एम क्या है, ट्रांसफार्मर का इंडक्टेंस निकल जाए ताकि वो एक सिंगल वोल्टेज लेवल पे डिफाइन हो पाए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, पर यूनिट सिस्टम में। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग निकालने जा रहे हैं X पर यूनिट इज इक्वल टू X इन ओम इंटू IB/VB, ठीक है। ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन से लिया, इस इक्वेशन से, ठीक है। ये इक्वेशन ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमें वीवी आईवी नोन नहीं होता, ठीक है। उसकी जो रेटिंग दी हुई होती है वो एमवीए या फिर एमवीए और वोल्टेज में दी हुई होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो मेरी इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एमवीए और वोल्टेज की टर्म्स में, ताकि जो हमारी एक्स पर यूनिट वैल्यूज हैं, वो एक्स पर यूनिट की कैलकुलेशन है, वो हम ट्रांसफॉर्मर के लिए भी निकाल पाए, ठीक है। तो वो हमने कैसे किया, ये जो इक्वेशन है ये तो ऊपर से लिया हमने, एक्स पर यूनिट इज इक्वल टू एक्स इन ओम इंटू आई बी बाई वी बी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने वीबी का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आया, एक्स इन ओम इंटू वीबी आई बी डिवाइडेड बाई वीबी स्क्वायर। वीबी आई बी क्या होता है मेरा, वी ए होता है वी इंटू आई, ठीक है, वी ए होता है। अब उसको एमवीए में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया बाई 10/6, और वीबी को केवी में कन्वर्ट करने के लिए, केवी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10/6 से डिवाइड कर दिया। तो जो मेरा आया एक्स पर यूनिट, जो मेरे ट्रांसफार्मर का हम लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, एक्स इन ओम, एक्स इन ओम ऑलवेज मेंशन होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, और इंटू एमवीए बेस डिवाइडेड बाई केवी बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद आएगी। अब हम लोग एक्चुअल कंडीशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है जो कमीशन्ड है ग्रिड में, ठीक है, और उसका पर यूनिट रिएक्टेंस और पर यूनिट एमवीए और केवी भी दिया हुआ है, ठीक है। वो बेस दिया हुआ है एमवीए और केवी का, जिसमें उसका पर यूनिट रिएक्टेंस पुराना निकला हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे, अगर मान लो मेरा एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है, ठीक है, उसमें मैं नया जनरेटिंग स्टेशन कमीशन कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली नई बेस वैल्यूज लूंगी मैं, ठीक है। पूरा मुझे कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है। नए जनरेटिंग स्टेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पुराने में हमें नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमें जो ट्रांसफार्मर का पुराना एमवीए, पुराना केवी था, पुराना इंपिडेंस था पर यूनिट में, उसको हमें नए इंपिडेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज अपने कैसे करेंगे, एक्स पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू एक्स इन ओ इंटू एमवीए बेस न्यू अपॉन केवी बेस न्यू स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने नया जनरेटिंग स्टेशन कमीशन कर लिया, तो हमारी जो बेस एमवीए बेस और केवी बेस थे वो बदल गए। तो अब हमने एक कंडीशन ले ली जिसमें हमने न्यू वाले डिफाइन करें, दूसरी कंडीशन ले ली जिसमें हमने ओल्ड वाले डिफाइन किए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को न्यू निकालना है। न्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड कर दिया, तो एक्स इन ओम तो कॉमन था, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया। जो बचा क्या बचा, वो एमवीए बेस न्यू बचा और केवी बेस न्यू बचा, ठीक है। ऐसे ही एमवीए बेस ओल्ड और केवी बेस ओल्ड बचा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स पर यूनिट न्यू की, वो है एक्स पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए न्यू डिवाइडेड बाई एमवीए ओल्ड इंटू केवी बेस स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाई केवी बेस स्क्वायर न्यू। ये सिर्फ एक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन आप याद रखिए, ठीक है। ये आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, ओके। अब ये थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैम इतना क्यों बता रही हैं, ठीक है। लेकिन जब इक्वेशंस करेंगे तो ये चीजें थोड़ी और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग अगेन एंड अगेन इसको रिवाइज कर सकें किसी भी टाइम पे ये वीडियो देख के, तो आप लोगों को ये चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जिसको हम लोग पूरी पावर सिस्टम एनालिसिस में कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो चलो आओ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज बेस वैल्यू 30 MVA 11 kV 1.2 M. What is the new per unit reactance if the base of the generating station is selected as 75 MVA 13.2 kV, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका बेस वैल्यू 30 MVA 11 kV और 1.2 ओम है। ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। अब हमें इस जनरेटिंग स्टेशन को नई बेस वैल्यू में चेंज करना है। नई बेस वैल्यू कौन सी, 75 MVA और 13.2 kV, ठीक है। मुझे इस केस में क्या करना है, न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस निकालना है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा MVA ओल्ड होगा वो होगा ये 30 MVA, KV ओल्ड होगा वो 11 KV होगा, और MVA न्यू है 75 MVA, और KV न्यू है वो है 13.2 kV, ठीक है।
इसमें इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ओम में नहीं होगा, ये पर यूनिट में दिया होगा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लगाया, हमने ये इक्वेशन लगाई x पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू x पर यूनिट ओल्ड। पर यूनिट ओल्ड 1.2 होगा। पर यूनिट में हमेशा याद रखना है ये ओम डिसाइड नहीं हो, ओम नहीं होता है पर यूनिट में, ठीक है। तो ये ओम नहीं होगा, ये सिर्फ 1.2 पर यूनिट होगा। उस केस में हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे MVA ओल्ड इज x पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करने का, दैट इज 1.2 इंटू 75/30 और जो भी है, तो x पर यूनिट न्यू मेरा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर विद द बेस वैल्यू 30 MVA 11 kV विद 6 ओम रेजिस्टेंस। ये बहुत ईजी है, बेस वैल्यू आपको MVA बेस और KV बेस दिया है और ओरिजिनल x इन ओम दिया है, तो आपको पर यूनिट निकालना है, ठीक है। ये निकल जाएगा, ओके। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इस लेक्चर में मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को डाउट होगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ये पूरा सिस्टम समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाए सिंगल लाइन डायग्राम में, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब जो मेरा ओरिजिनली थ्री फेज बैलेंस पावर सिस्टम है, उसको मैं 3 अलग अलग फेजेस में क्यों रिप्रेजेंट करूँ, हर फेज के लिए अलग अलग कैलकुलेशन क्यों करूँ, मैं उसको एक सिंगल फेज में रिप्रेजेंट करके उसकी कैलकुलेशन कर लूँ, तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम उसको सिंगल फेज में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग दैट, कि जब हमने उसको सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर हम उसमें पर यूनिट वैल्यूज लेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, आगे देखते हैं।